हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लास है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे या स्पेशल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और यह जो सीरीज है यह आपका एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जिनका एएलपी का एग्जाम है वह इस वीडियो को जरूर देखें। इस सीरीज के सभी वीडियो को देखें क्योंकि इस सीरीज का सभी क्वेश्चन 2018 के पूछे गए एएलपी के पूछे गए प्रश्न से लिया गया है। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं और इस सेट में आपको 25 क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको हर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तत्काल उपयोग नहीं होता है वे किस रूप में संग्रह होते हैं। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका तत्काल यानी उसी समय अगर उपयोग नहीं हो तो वह किस रूप में संग्रह होता है, तो उसका संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह स्टार्च के रूप में संग्रह होता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब उसका तत्काल उपयोग नहीं हो तो। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है। वसा जीवों के वसामय ऊतकों में जमा हो जाता है जो त्वचा की ऊपरी परत के नीचे स्थित रहता है। जब कार्बोहाइड्रेट के भंडारण समाप्त हो जाता है तो वसामय ऊतक या वसा ऊतक ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा बैंक के रूप में अंतिम सहारा यही है। जब कार्बोहाइड्रेट समाप्त होता है तो ऊर्जा के रूप में वसा ही काम आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा त्रिक डोबेराइन ट्रिक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी डोबेराइन के त्रिक नियम पर आधारित है। तो इसका 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यही उस पे इस नियम पर खरा उतरता है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होगा और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। जब यहाँ पर 39 और 7 को जोड़ा जाएगा तो यह 46 आता है और 46 को 2 से भाग दीजिएगा तब इसका बीच वाला भाग प्राप्त हो जाता है। यही त्रिक नियम पे आधारित है। आगे 3 नंबर, केजी की गेंद को विराम अवस्था से गिराया जाता है। यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 0.1 केजी है। 0.1 केजी की गेंद को विराम अवस्था से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होगा। और यहाँ जी का मान दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किया जाने वाला कार्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको केजी मास दे दिया गया, द्रव्यमान 0.1 केजी, 2 मीटर की दूरी से गिरता है, यानी यहाँ पर इसका जो विस्थापन है, दूरी जो दे दिया गया है और आपका कार्य पूछ रहा है। तो कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो बल के लिए एम में द्रव्यमान गुना त्वरण और विस्थापन के लिए एस कर देंगे। तो 0.1 केजी गुना 2 गुना 9.8। जब इसका आप गुना कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1.96 जूल। 2 नंबर सही है। देखिए यहाँ पे इस तरह से बना दिया गया है। आगे देखिए 4 नंबर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो किलोमीटर से भाग दे दीजिए यहाँ पर तो आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 किलोमीटर। आगे देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया बना देता है। चूने के पानी को दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। 4 नंबर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और यह अधिकतर प्रश्न आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल 2। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जो पानी को दूधिया घोल देता है या दूधिया रंग बना देता है। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला दिया गया है, रासायनिक इक्वेशन दिया गया है। आगे है 6 नंबर, तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन क्या करता है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ताप देने पर यह क्या उत्पाद देगा, तो इसके द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड और जल बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड और जल ये 2 उत्पाद देता है। जब यहाँ पर देखिए इसका रासायनिक इक्वेशन दे दिया गया है, NH4NO3 को जब गर्म किया जाएगा तो नाइट्रस ऑक्साइड और जल में यह टूटता है। आगे देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अदीप्तिमान है। अदीप्तिमान किसको कहते हैं, अदीप्तिमान किसे कहते हैं। तो दीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो और अदीप्तिमान उसे कहते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन दूसरे के प्रकाश में दिखाई पड़ता है। चमकता हुआ बल्ब यह प्रकाश खुद देता है। जलती हुई मोमबत्ती यह भी नहीं होगा। जुगनू यह भी प्रकाश उत्पादित करता है। तो अदीप्तिमान हो जाएगा चंद्रमा। 4 नंबर सही है। 8 का देखिएगा कि वाहन की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार कैसा होता है। तो वाहन के हेडलाइट जो आगे जब बल्ब लगा होता है उसके हेडलाइट में
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर सही है, अवतल दर्पण। और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ से पूछेगा कि दाढ़ी बनाने वाला या आंख का नाक डॉक्टर के द्वारा चेक करने के लिए या सर्च लाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आगे 9 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन है ठोस का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। ठोस का आकार अनिश्चित होता है, बिल्कुल गलत है। ठोस का आकार भी निश्चित होता है, निश्चित होता है। द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है, तो यहाँ पर 2 नंबर गलत है। ठोस दृढ़ होता है, बिल्कुल सही है। और ठोस लगभग असंपीर्णीय होता है, तो यह भी सही है। चलिए देखते हैं 10 नंबर। और आप लोग का 25 में कितना सही आता है, कितना नंबर आता है, कमेंट कीजिए। आगे है 10 नंबर कि निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होगा, तो नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम या हाइड्रोजन। तो इसमें से हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है, 1 होगा। इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। हीलियम का 4 होता है और लिथियम का 7 होता है। आगे देखिए 11, गति का दूसरा समीकरण के द्वारा हमें किसके बीच संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण से किसके बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। तो गति का समीकरण पर देख लीजिए, गति का फॉर्मूला होता है S = ut + 1/2 AD²। यह गति का दूसरा नियम का यह फॉर्मूला है। तो हम आपको पिछले सेट 4 में भी बताए थे कि अगर किसी भी गति के पहले, दूसरे या तीसरे समीकरण से अगर उसके बीच के संबंध को निकालना है तो आपको U और A को काट देना है, जो बचता है वही उसका संबंध है। तो यहाँ पर S बचता है स्थिति और यहाँ पर समय बचता है समय। तो स्थिति और समय के बीच को संबंध को बताता है स्थिति और समय। 4 नंबर सही है। गति के पहले नियम को देखिए, V = U + AT होता है। तो यहाँ भी A और U को काट देते हैं, तो यह वेग और समय को बताता है। गति का तीसरा नियम होता है V² = U² + 2AS। इसमें U को काट देंगे और A को, तो यहाँ पर वेग और स्थिति के बीच को संबंध को बताता है। आगे देखिए 12 नंबर, तनु H2SO4 की अधिकता में बेरियम क्लोराइड के 2.08 ग्राम के जलीय विलयन को मिलाने पर गठित बेरियम सल्फेट की मात्रा क्या होगी। तो इसकी मात्रा 2.33 ग्राम होगा। 1 नंबर सही है। और यहाँ पर इसके परमाणु भार दिया गया है, बेरियम का इतना, क्लोरीन का इतना और सल्फर, ऑक्सीजन सभी का परमाणु भार दिया गया है। तो देखिए ये बनेगा इस तरह से, यह इसका रासायनिक इक्वेशन है। बेरियम क्लोराइड के एक अणु का द्रव्यमान 137 + 35.52 × 2 137 + 71 हो गया, यानी बेरियम क्लोराइड का 208 अणु द्रव्यमान हो गया। बेरियम सल्फेट का देखिए यहाँ 233 निकलता है। चूंकि 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड से 233 ग्राम बेरियम सल्फेट बनता है, इसलिए 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड में 233/208 गुना नहीं, आप देखिए कि 233/208 ग्राम बेरियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर 1 ग्राम में 0.208 ग्राम बनेगा। तो बस इसको यहाँ पर हल कर देना। हल करने के बाद आपको मिल जाएगा, इसको ग्राम में चेंज करना, तो यह ग्राम में 2.33 ग्राम आ जाएगा। आगे 13 नंबर, अस्थायी उत्तक के गठन हेतु अस्थायी आकार, आकृति और कार्य धारण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अस्थायी उत्तक के गठन हेतु अस्थायी आकार, आकृति और कार्य धारण करने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। 1 नंबर सही है, विभेदीकरण। आगे 14 नंबर कि विद्युत आवेश किसका मात्रक होता है। विद्युत आवेश कूलम का आवेश मात्रक होता है। 2 नंबर सही है। आगे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा और विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। चलिए देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि धातु और अधातु दोनों के रूप में जो काम करता है उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं। तो सीधे से पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन उपधातु नहीं है। तो इसमें से बिस्मित या उपधातु नहीं है। 2 नंबर सही है। बाकी बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम ये तीनों उपधातु है। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाता है उसे उपधातु कहते हैं। ये गुण तापमान और दाब की स्थिति पर निर्भर करता है। बिस्मित उपधातु नहीं है, बल्कि बिस्मित एक धातु है, धातु तत्व है। उपधातु के एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और बोरॉन। ये तीनों चारों जो है यह उपधातु है। 16 देखिए कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है। पेनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या यकृत या अधीवृक्क, ये चारों में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यकृत यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करता है।
आगे देखते हैं 17 नंबर कि अंटार्कटिका में निम्नलिखित में कौन गर्म झरनों, गहरे समुद्र, तापीय चिमनियों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवासों में निवास कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। जो जीवाणु है यह बहुत अधिक ताप टेम्परेचर पे भी रह सकता है और सबसे ठंडे जगह पे भी रह सकता है। जीवाणु 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ऊंचे ताप वाले स्थान जैसे ज्वालामुखी में भी रह सकता है। यह अत्यधिक ठंडे ताप में भी रह सकता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। तो यह जीवाणु के बारे में कहा गया है। आगे 18 नंबर, कूलम का नियम क्या कहता है? कूलम का नियम क्या कहता है? ऑप्शन को देखिए। दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के राशियों के गुणनफल उनके बीच के दूरी का वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। बिल्कुल गलत है यह। दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के गुणनफल के व्यत्क्रमानुपाती और बीच के दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो यह भी गलत है। 18 के देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों की राशि के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम का नियम है। तो आपको सीधे सीधे कूलम का नियम ही पूछा जाता है, ओम का नियम ही पूछा जाता है। आगे 19 नंबर, ताजे पानी का घनत्व नमक के पानी के घनत्व से क्या होता है? तो ताजे पानी का घनत्व नमक के पानी के घनत्व से कम होता है। कम होता है, 2 नंबर सही है। अगर बात करें कि पानी का अगर द्रव्यमान को अगर बढ़ाया जाएगा, पानी के अगर द्रव्यमान को बढ़ाया जाएगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा। घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया गया है और घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। पानी का द्रव्यमान बढ़ाने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है। पानी के अगर द्रव्यमान को अगर बढ़ाया जाता है तो पानी का घनत्व भी बढ़ जाता है और घनत्व भी इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है और इसका मात्रक है केजी प्रति मीटर क्यूब। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/16 गुना है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है तो चंद्रमा पर वो कितने मीटर तक कूद सकता है? तो वह चंद्रमा पर 9 मीटर कूदेगा। बस इसका 6 गुना कर देना है, 1.5 गुना 6 तो 9 मीटर वह चंद्रमा पर कूदेगा। 21 देखिए कि निम्नलिखित में किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि पूछा कि किन ऊतक में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो यह जो कहा गया कोलेरेकाइमा के बारे में कहा गया है। तो 4 नंबर सही है, कोलेरेकाइमा। पेनेरेकाइमा पतली होती है और जो मृत कोशिका या मृत ऊतक होती है उसको स्क्लेरेकाइमा कहा जाता है। तो 21 का आपका ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए 22 नंबर, इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावन बल के सिद्धांत को दिया था? उत्प्लावन बल का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। 1 नंबर सही है, आर्किमिडीज। आगे 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक सतह पर होने वाली घटना है? क्वथन, गलन, वाष्पीकरण या हिमीकरण? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि वाष्पीकरण जो है यह सतह पर होती है, सतह पर होने वाली घटना है। आगे 23 नंबर कि निम्नलिखित में किस प्रकार की दवा का उपयोग अपचय का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो अपचय के उपचार के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड का उपयोग अपचय के उपचार के लिए किया जाता है। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? तो ये जो गतिज ऊर्जा है यह वेग के साथ बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा, वेग को अगर बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। अगर वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगर वेग को 3 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। उसका सीधे दम तौर पे स्क्वायर हो जाता है। तो ज्यादातर आपको सीधे तौर पर पूछता है कि अगर वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 5 समाप्त होता है साइंस का। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।